ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में पिग्स का परिवार रहता था। पापा पिग बहुत मेहनत से सारा काम संभालते थे और मम्मी पिग बच्चों का ख्याल रखती थी। बच्चे बहुत आलसी थे। वो कभी कोई काम करना पसंद नहीं करते, बस पड़े रहते थे। माँ, वो दूध पास करना जरा। फिर एक दिन पापा पिग को बहुत गुस्सा आया। बदमाश आलसी बच्चों, तुम लोग बस दिन भर रोटी तोड़ते रहते हो, कुछ काम नहीं करते। अब तुम सब बड़े हो गए हो और अपनी जिंदगी खुद जी सकते हो। तुम तीनों अब जाओ मेरे घर से और खुद अपना जीवन जियो। निकलो यहाँ से। हाँ जा रहे हैं। घर क्या बड़ी बात है, हम लोग खुद अपना घर बना लेंगे। अरे एक नहीं, तीन घर होंगे हमारे। मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना, मैं अपना अलग घर बनाऊंगी। फिर तीनों यंग पिग्स ने घर से विदा ली। माँ को उनकी बहुत चिंता थी, पर वो कुछ बोली नहीं। फिर भी पिग्स दूर चलते गए, पहाड़ी के भी पार निकल गए। फिर वो एक बहुत सुंदर वैली में पहुंचे जो उनके रहने के लिए सही जगह लगी। अरे वो घास देखो, मैं इससे ही अपना घर बनाऊंगा। बड़े आराम से बन जाएगा और फिर मैं खेलने जा सकता हूँ। देखो मुझे क्या मिला, इन लकड़ियों से मैं अपना घर बनाऊंगा। ये मजेदार भी होगा और आसान भी। मेरे बुद्धू भाई, एक घर सिर्फ धूप से बचने के लिए नहीं होता, ये मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए ताकि अपने दुश्मनों से भी बचा सके। मैं तो एक मजबूत घर बनाऊंगी, बिल्कुल पापा के घर जैसा। बहुत समय बीत गया, तीनों पिग्स का घर तैयार था। तभी वहां से एक भेड़िया गुजरा। उसने देखा कि तीन छोटे छोटे पिग्स खेल रहे हैं। देखो क्या स्वादिष्ट पिग्स हैं। चलो डिसाइड करते हैं कि इनसे हम क्या क्या पका सकते हैं। रोस्टेड, ग्रिल्ड, पोर्क चॉप्स, पेपरोनी। मुझे लगता है कि आज मुझे सूप पीना चाहिए विद ताजे छोटे छोटे कटे हुए पिग्स के बच्चे। ये सही रहेगा। सारी तैयारी हो गई, बस अब मेन इंग्रेडिएंट चाहिए। अब जाके जरा ताजे ताजे रसीले पिग्स लेके आता हूँ। भेड़िया पहले पिग के घर पहुंचा। ये घर घास का बना हुआ था। उसने जोर से दरवाजा पीटा। नन्हे पेग, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया, नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं खोलूंगा, दफा हो जाओ। ठीक है, तो मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और तेरे घर को उड़ा दूंगा। और फिर भेड़िए ने खूब सारी हवा भरी और जोर से फूंक मारी। बस इतने में तो वो घास के घर के सारे तिनके उड़ गए। नन्हा पिग डर के भागा। भेड़िए ने भी पीछा किया। हाफता हुआ पिग अपने भाई के घर पहुंचा। वो फौरन खिड़की से अंदर कूद गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अरे दुफू, क्या हुआ भाई? तू तो इतना डरा हुआ है जैसे कोई भूत देख लिया हो। भेड़िया, उसने मेरा पूरा घर उड़ा दिया। क्या? भेड़िया? अरे नहीं। नन्हे पिग्स, चलो जल्दी से दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। खाने का वक्त हो गया है। बिल्कुल नहीं, मैं पिग हूँ, कोई बेकॉन नहीं हूँ। भाग जा यहाँ से बदमाश भेड़िया, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, कसम इस दाढ़ी के बाल की। तो हो जाए। अब मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और रोड से तुम्हारा घर उड़ जाएगा। इस बार भेड़िए ने पहले से भी ज्यादा जोर से हवा भरी और जोर से फूंका और पिग्स का वो लकड़ी का घर भी हवा से उड़ गया। दोनों पिग्स अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से भागे। वो बड़ा घर देख रहे हो, उस तरफ भागो। भाग पिग्गू, भाग। पिग्स अपनी पूरी ताकत से भागते हुए घर के अंदर घुस गए
और घुसते ही पीछे से दरवाजा ढाड़ करके बंद कर दिया। लग गई। आह, स्वागत है मेरे भाइयों। ये है मेरा घर जिस पे मैं बहुत पहले से काम कर रही थी। बहना, हमारे पीछे भेड़िया पड़ा है। वो तुम्हारे घर को भी फूंक मार के उड़ा देगा। सिस्टर, ये आराम का वक्त नहीं है, अपनी जान बचाओ। रिलैक्स भाई। अच्छा, जरा ये भारी पत्थर उठा के दरवाजे पे लगाने में मेरी मदद करो। तीनों ने मिलके उस भारी पत्थर को अपने दरवाजे से सटा दिया। भेड़िए ने जोर जोर से दरवाजे पर टक्कर मारी। बहुत भगा दिया इन सुअरों ने। खाली पेट अब भागा भी नहीं जाता। एक और घर, चलो। नन्हे पिग्स, हिम्मत है तो दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। ना ना ना, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। चले जाओ यहाँ से। तो मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। फिर भेड़िए ने बहुत जोर से हवा फूकी, पर घर तो हिला भी नहीं। उसने बहुत जोर लगाया, पर ये तीसरा वाला घर बहुत मजबूत था। पर भेड़िया भी जिद्दी था। वो एक सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ गया और चिमनी से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। बहना, कोई चिमनी से आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलो बॉनफायर लगाते हैं। और सिस्टर पिग ने फौरन आग लगा दी। आग जोर से जलने लगी और भेड़िए की पूंछ और बम पे आग लग गई। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागा। जला दिया। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे, जो घर आपकी हर मुश्किल में रक्षा ना कर सके वो अच्छा घर नहीं है। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। खैर छोड़ो, कोई फ्रेश सूप पिएगा भेड़िया का? नहीं, और फिर भेड़िया वहाँ से ऐसा भागा कि कभी दूर दूर तक नजर नहीं आया। शमशेर बहुत ही खतरनाक शेर है। जंगल में सारे जानवर उससे डरते हैं। एक बार शमशेर शिकारी के पिंजरे में फंस जाता है। बचाओ, 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 मैं इंसान के पिंजरे में फंस गया हूँ। बचाओ। अरे ये तो पिंजरे में फंसा है। ठीक है, कोई डर नहीं। नट्टू, नट्टू मुझे बचा लो नट्टू, मैं इंसानों के पिंजरे में फंस गया हूँ। अब या तो मुझे मार के खा जाएंगे या सर्कस में नचाएंगे। प्लीज मुझे बचा लो। शमशेर, अरे तुम सबको खा जाते हो, तुम्हें कैसे बचाओ? बाहर आ गए तो तुम मुझे भी खा जाओगे। एक शेर से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। नहीं नट्टू, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तुम मेरी जान बचा लो, तुम्हारे हाथों से ये ताला आराम से खुल जाएगा। जंगल में और कोई नहीं कर सकता ये काम। मुझे बचा लो नट्टू। शमशेर, पूरा जंगल तुम्हारे नाम से डरता है। दूर दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जाओ वरना शमशेर आ जाएगा। अब मेरा क्या होगा रे नट्टूया? बचा लो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुमको ही क्या, अगर मैं बच गया तो कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। शेर का वादा पक्का ना? चलो ठीक है, तुम पे तरस आता है मुझे। आज तुमको बचा लेता हूँ, पर अपना वादा याद रखना।
कमबख्त बंदर, तू ज्यादा शाना बन रहा था। देख मैं अभी कैसे तेरे टुकड़े करता हूँ। आ पर शमशेर, तुमने तो वादा किया था कि कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। वादा मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया था। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तू मेरा खाना है, तुझसे दोस्ती नहीं कर सकता। मरने को तैयार हो जा। धोखा, धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम झूठे हो और मक्कार भी। कैसा धोखा? शेर का यही धर्म है, शिकार करना और उसको खाना। पर मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरी ही जान लोगे, ये तो गलत है। बहुत देर का भूखा हूँ मैं, मेरा सही मैं जानता हूँ। ये तो अन्याय है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। शेर जो हो, चाहो तो किसी और समझदार जानवर से पूछ लो। ठीक है, चल तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वो वहाँ लोमड़ी जा रही है, उसी से पूछ लेते हैं। बाबा शेर और बंदर। श शेर होता है लोमड़ी, बबा शेर नहीं होता। शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है, तुमको हमारा न्याय करना होगा। अन्याय? कैसा अन्याय? पूरी बात बताओ। तो सुनो, तो मैं जंगल से ये ऐसे हुआ था, शेर पिंजरे में बंद था, ऐसे। अच्छा, अब समझी, मैं समझ गई सब। सुनो मेरा न्याय, शेर की कोई गलती नहीं है, वो अपना धर्म ही निभा रहा था। तुमको शेर को खोलना नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आगे से याद रखना, शेर का दरवाजा कभी नहीं खोलना। शेर, तुम भी याद रखो, प्राण जाए पर वचन न जाए, कभी झूठा वादा मत करना। ओ, पर अब तुम पे भरोसा कौन करेगा? ना, मैं तो नहीं, चलती हूँ। नहीं, बचाओ बचाओ। ओ, शेर तो फिर से बंद है, मैं बच गया। शुक्रिया लिली लोमड़ी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं आज के बाद किसी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। ना, कभी भी नहीं। जाओ अब। एक गांव में एक जगन नाम का दूध वाला रहता है, जो अपनी 2 गाय और 1 भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। गांव के काफी लोग उससे दूध लेते हैं और खुश भी है उसके साथ। उसके बीवी बच्चे भी अपने अपने काम में खुशी से लगे हुए हैं। लेकिन आजकल जगन के मन में आने लगा है, हाय, मेरे ग्राहकों के घर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से सजाए हैं उन्होंने। उनके परिवार के पास कितने सारे साधन हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, इस्तेमाल की अच्छी अच्छी चीजें। किसी किसी के पास तो 2 या 4 पहिए वाली गाड़ियां भी हैं। काश मैं भी अपने परिवार के लिए ये सब कर पाता, पर कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उसके लिए नई गाय या भैंस खरीदना संभव नहीं था। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, इससे मैं ज्यादा लोगों को दूध बेच सकता हूँ, ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और फिर मेरे घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर अगले दिन उसने अपने घर के कुएं से पानी लेकर दूध में मिला दिया। अब दूध पहले से 20% पतला हो गया। उस दिन वो 4 नए घरों को दूध दे आया। शाम को घर आकर जब उसने अपनी कमाई गिनी तो खुश हुआ और अगले दिन दूध में और थोड़ा पानी मिलाने की ठान कर सो गया। दूसरे दिन उसने वैसे ही और थोड़ा पानी मिलाया दूध में और 2 नए ग्राहक बनाए। उस रात अपनी कमाई गिनने के बाद वो सोचने लगा, अब और पानी मिलाने से पहले जरा रुकता हूँ, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए वो 4-5 दिन तक रुका और फिर थोड़ा पानी मिला। अब तो दूध 40% तक पतला हो गया था। फिर उसे नए ग्राहक मिले। इस तरह 2 हफ्ते निकल गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में मैं एक नई गाय ले सकता हूँ और फिर और ज्यादा कमाऊंगा। हाँ। इसी ख्याल में वो खुश रहने लगा।
वहीं उसके ग्राहकों में बातें होने लगी। 2 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और दस्त भी लगे हुए हैं। अरे बहन, बीमारी का तो जैसे मौसम ही चालू है। मेरा बच्चा भी कल उल्टियाँ कर रहा था, डॉक्टर को दिखाया, दवाई कराई है। इंसान तो इंसान, दूध तक खराब हो रहा है, ना मलाई आती है ना दही ठीक बनता। सही बात कही बहन, मेरा भी दूध बिगड़ा हुआ है। जगन को पूछना पड़ेगा। जगन, हम तीनों जगन से ही दूध लेते हैं। सबके यहाँ कोई ना कोई बीमार है। शायद नहीं बहन, पक्का, वरना तीनों घरों में बीमारियां एक साथ आना मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम दूध की जांच करा लेते हैं। अगले दिन जब जगन दूध देने आया तो सारे ग्राहकों ने उससे दूध लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। तुम दूध में मिलावट करते हो। तुमने दूध में पानी मिलाया है जिससे ना दही बनता है ना मक्खन। और तो और तुम्हारा पानी भी साफ नहीं है जिससे शर्मा जी के बेटे को डायरिया हुआ है। अब तो ना तुमसे कोई दूध लेगा और तो और तुम्हारी शिकायत भी कर रहे हैं। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिए, गजब हो जाएगा। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी भैंस का दूध पूरा नहीं पड़ रहा था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया। मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। आप सब इतने सालों से मुझसे दूध लेते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। मैं माफी मांगता हूँ, मेरी शिकायत ना करिएगा। चलो, इन्होंने अपनी गलती मानी तो सही। माफी शर्मा जी से मांगिए, उनका बेटा बीमार है। और ना सिर्फ माफी, जो पानी मिला के 3 दिन से गलत दूध दे रहे हो उसकी भरपाई भी करनी होगी। हाँ, जैसा आप कहेंगे माई बाप, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो, जितना पानी मिलाया है उतना दूध सबको फ्री दोगे। और कभी आगे शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारा यहाँ आना बंद समझना। जी हुजूर। जैसे तैसे जगन ने माफी मांग के अपने ग्राहकों को बचा पाया, पर उसे ये बात समझ आ गई। जगन को अपना नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगा, पर नाम खराब होने के लिए 2 दिन लगे। ईमानदारी में थोड़ा पैसा भले ही कम कमाया, पर सुकून तो था। बेईमानी करके ज़्यादा दिन तक बच पाना संभव नहीं होता। जब चोरी पकड़ी जाती है तो जो कमाया वो भी निकल जाता है। इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करो। और मेहनत और ईमानदारी के साथ समझदारी भी हो तो कमाई भी कम नहीं होगी। बेईमानी अंत में सिर्फ दुख देती है। कुसुम की गांव के मंदिर के पास लगे बाजार में एक फूलों की दुकान थी। वो अलग अलग तरह के फूल बेचती। उसके फूल बहुत खूबसूरत और हमेशा ताजे होते। पास के मंदिर में जाने वाले लोग हमेशा उसी से फूल खरीदते और अपने घर के लिए भी लेकर जाते। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे कुसुम, कैसी है तू? घर पे तेरी आई कैसी है? प्रणाम काकी, मैं अच्छी हूँ। आई तो अभी बीमार ही है, इलाज तो चल रहा है। आप कैसे हो? मेरा भी चल रहा है, थोड़ा जोड़ों में दर्द बढ़ गया है, इसीलिए तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आना हुआ। काकी, भगवान आपकी सेहत जल्दी ठीक करे। आज कौन सा फूल लोगी? बेटा, तू आज थोड़े चमेली और थोड़े कुसुम के फूल दे दे। ले बेटा, ये रुपये रख ले, भगवान भला करे। रहने दो काकी, कितने दिनों के बाद तो ले रही हो। अरे सुमन, कैसी है? अच्छी हूँ मौसी, सब बढ़िया है। हाँ, बस मंदिर जा रही हूँ, कुसुम से फूल लेने रुकी थी। हाँ मौसी, सबको उसी के फूल पसंद आते हैं,
बड़ी मेहनत करती है ये लड़की। हाँ सुमन, छोटी ही थी जब उसके बाबा गुजर गए। माँ भी बीमार रहती है उसकी। सारे घर की जिम्मेदारी उस पे ही आ गई है। बड़ी मेहनत करती है, रोज ताजे फूल तोड़कर लाती है। भगवान की मेहर है उस पे। अलग ही बात है उसके फूलों में। लोग तो और किसी दुकान की तरफ देखते भी नहीं हैं। हाँ मौसी, बात तो सही बोल रहे हो। सब हमेशा यही बोलते हैं कि उसके फूलों में कितनी खुशबू आती है। चमेली के फूल हो या गुलाब के, या रात रानी के हो या रजनीगंधा, किसी के फूलों में वो बात नहीं जो कुसुम के फूलों में। चलो राम राम, मिलते हैं। पास की दुकान पे बैठा हरिराम ये सब सुन रहा था। उसकी भी फूलों की दुकान थी। कभी कभी कोई भूला भटका उसके पास आ जाता तो उसकी बिक्री होती, वरना तो उसका धंधा मंदा ही रहता। उसको कुसुम से ईर्ष्या होने लगी। इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा, ये लड़की कुसुम करती क्या है, उसके फूल इतने अद्भुत कैसे हैं। सुना है लोग घर लेकर जाते हैं तो दिनों दिन तक मुरझाते नहीं है, पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिराम एक बुढ़े आदमी का भेष बदलकर कुसुम के घर पहुंचता है। कुसुम, ओ कुसुम, घर पे है क्या? हाँ जी, कौन है आप? बोलिए क्या बात है? बेटा, मेरी बीवी तुमसे फूल लेती है। आज वो काम में व्यस्त थी, घर पे पूजा है तो उसने मुझे फूल लेने भेजा है। अभी तो सुबह है तो लगा तुमने दुकान तो नहीं खोली होगी। मैं पूछते पूछते तुम्हारे घर आ गया। बोलो काका, कौन से फूल चाहिए? मुझे तो कुसुम के फूल चाहिए। काका यहाँ पलंग पर बैठो थोड़ी देर, मैं अंदर से लाई। अरे, तुम्हारे फूल की बहुत तारीफ सुनी है अपनी बीवी से, मैं खुद तोड़ लूं क्या? बताओ बगीचा कहाँ है? काका आप यही आराम करो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम परेशान ना हो, पर एक बात बताओ, तुम्हारे फूलों से इतनी सुगंध कहाँ से आती है? काका हम घर पे ही उगाते हैं, बस तोड़ने के बाद मैं अपने महादेव की मूर्ति के सामने रख देती हूँ। बाबा के जाने के बाद घर पे तो गरीबी ने जैसे डेरा जमा लिया, खाने को तो कुछ न बचा, और जो बाबा खेती करते थे वो हमको तो आती नहीं थी। आई भी बीमार हो गई और छोटे भाई बहन का भी गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। एक दिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं रो रही थी तो एक साधु बाबा आए घर पे। ओह अच्छा, तो क्या बोले साधु बाबा? पूछने लगे कि क्यों रो रही हो, तो मैंने सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने अपनी पोटली से एक मूर्ति निकाली और बोला कि महादेव तुम्हारे घर को मधुबन जैसा सुंदर बना देंगे, बस महादेव पे विश्वास रखना। फिर क्या हुआ? बस बोले कि घर पे जो सुंदर सुंदर फूल लगे हैं तोड़कर महादेव के सामने रख देना और फिर मंदिर के पास वाले बाजार में बेच आना। अच्छा, तो रोज फूल पहले महादेव के सामने रखती हो? उनका ही चमत्कार लगता है सब। कुसुम अंदर से फूल लाकर काका को देती है और काका चले जाते हैं। तो ये करामत है, वो मूर्ति का जादू है। अब समझ में आया सारा किस्सा। क्यों ना मूर्ति चुरा लूं, तो मैं भी अपने फूलों में जान डाल सकता हूँ। कहीं और जाकर भी फूल बेचूंगा तो मुनाफा ही होगा। बिना देर किए हरिराम रास्ते में छुपकर कुसुम के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। पहले उसके भाई बहन निकले और फिर कुसुम भी फूलों की टोकरी लेकर चली गई। हरिराम को अच्छा मौका मिला। हरिराम चुपके से घर के अंदर जाता है और मंदिर का स्थान ढूंढता है। वहां रखी उसको महादेव की मूर्ति दिखती है। वो चुपके से उसको उठाकर अपने बैग में छुपा के वहां से निकल लेता है। वाह, ये तो बढ़िया काम हो गया।
अब देखते हैं कुसुम कैसे जादू करती है फूल में। अगले दिन हरिराम घर के अपने बगीचे से फूल तोड़कर महादेव की मूर्ति के सामने रखता है। कुछ नहीं होता है। ये तो कुछ नहीं हुआ। महादेव, मेरे फूलों में भी जादू डाल दो। अरे, अभी भी कुछ नहीं हुआ। सब ढोंग है। जरूर कुसुम ने गलत बताया है। कुसुम घर लौटती है और मंदिर से मूर्ति गायब पाती है। हे भगवान, ये मेरे महादेव कहाँ चले गए? कौन ले गया? अब कुसुम ने फूल बेचना बंद कर दिया। घर की हालत फिर खराब होने लगी। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। अरे बच्चा सुनो, कोई घर पे है क्या? अरे बाबा, आप? प्रणाम। अरे बच्चा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बाबा, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा था, पर 1 सप्ताह पहले आपने जो महादेव की मूर्ति दी थी वो चोरी हो गई। बस तब से मेरा फूलों का काम बंद हो गया। फिर से खाने के लाले पड़ गए। पर बच्चा, तुमने फूल उगाने तो बंद नहीं किए ना? नहीं बाबा, सारे पेड़ों पर ही लगे हैं। मैंने तोड़े ही नहीं। महादेव ही नहीं तो कौन मेरे फूलों को आशीर्वाद देगा? कौन उनमें जान डालेगा? तो ये बात है बच्चा। पर बच्चा, तुमने मेरी एक बात याद नहीं रखी। कौन सी बाबा? वही कि महादेव पे विश्वास रखना। तुमने महादेव पे विश्वास रखने की बजाय मूर्ति में विश्वास रखा। तुम बस अगर सच्चे मन से महादेव को याद करती तो वो तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आते। ओ हाँ बाबा, तो क्या मैं अगर बस महादेव से प्रार्थना करती तो भी वो मेरे फूलों को आशीर्वाद देते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बच्चा, मानो तो ये पत्थर ही महादेव है। बस अपने पूरे विश्वास से प्रार्थना करना। सही बोला बाबा आपने। विश्वास महादेव पे होना चाहिए। बाबा की जय हो, महादेव की जय हो। कुसुम फिर पहले की तरह अपने महादेव की पूजा करती और अपने फूलों में अद्भुत खुशबू और ताजगी डाल देती। सच ही बात है, विश्वास तो हमें भगवान में रखना चाहिए। उनकी मूर्ति तो बस एक निमित्त मात्र है। बच्चों, ये कहानी है एक बाग की। बाग मतलब बगीचा। एक बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ तरह तरह के फलदार वृक्ष, पेड़, पौधे और सुंदर सुंदर फूल थे। इस बगीचे का मालिक एक बड़ा सा राक्षस था जो कई साल बाद अपने घर वापस आया था। राक्षस ने वापस आने पर देखा कि उसके बगीचे में बहुत सारे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं। ये देख के राक्षस को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ बच्चों, ये बगीचा मेरा है, तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? निकलो, जाओ मेरे बगीचे से। राक्षस की आवाज सुनकर सारे बच्चे फौरन वहाँ से भाग गए, पर राक्षस ने सोचा, अभी तो मैंने डांट के भगा दिया है, पर मैं हमेशा तो नहीं रहता। ये बच्चे मेरे बगीचे में नहीं खेलने चाहिए। फिर राक्षस को एक उपाय सूझा। उसने बड़े बड़े पत्थर लेके इकट्ठे किए और अपने बगीचे की चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब मेरा बगीचा सेफ है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हा हा हा। दीवार देख के बच्चे बहुत उदास हुए। उनसे उनका बगीचा छीन गया था। अरे पप्पू, अब हम कहाँ खेलेंगे? हमारा सुंदर बगीचा। क्या कर सकते हैं? राक्षस बहुत शक्तिशाली है और खतरनाक भी। बच्चे तो चले गए, पर बगीचे में एक अनजान सी शांति छा गई। सब पेड़ उदास। भाई पीपल, कब से कोई बच्चा नहीं आया हमारे साथ खेलने, और हमको तो अपनी शक्ति बच्चों के हंसने खेलने से ही मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बगीचा नहीं बच पाएगा। हाँ भैया आम, जब से ये राक्षस आया है बच्चे नहीं आ रहे, पर हम तो कुछ कर नहीं सकते। फिर कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आया। बर्फ गिरी और बहुत ठंडी हो गई। बगीचे के सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, सबकी पत्तियां झड़ गई और सिर्फ तने ही बचे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद बाकी जगह बसंत आई और सब बर्फ चली गई। पर राक्षस के यहाँ सर्दी ही थी
और बर्फ जमी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है? सब जगह सुहानी धूप है पर मेरे यहाँ ही बर्फ पड़ी है। हे भगवान, न जाने ये क्या श्राप है। तभी वहाँ एक तोता और एक बुलबुल बात कर रहे थे। अरे बुलबुल, यहाँ तो बहुत ठंड है, बाहर तो अच्छा मौसम है। तोता भैया, यहाँ पहले बच्चे खेलने आते थे, अब कोई नहीं आता। सारी कुदरत उदास है, राक्षस बच्चों को आने नहीं देता। देखो कितनी ऊंची दीवार बनाई है। राक्षस पंछियों की भाषा समझ सकता था। ये सुनते ही उसको फौरन समझ आ गया। उसने बड़ी मेहनत से फिर से वो पत्थरों की दीवार हटा दी और उसने बच्चों को जाके कहा, अरे बच्चों, तुम लोग मेरे यहाँ खेलने आओ। सुबह खेलो, हाँ, पर दोपहर को मैं सोता हूँ। फिर शाम को तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। तुम लोगों के बिना बगीचे में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। आ जाओ सब। ये बात सुन के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों के आने से बाग में भी रौनक आ गई। जल्दी सारी बर्फ चली गई, पेड़ों में नए पत्ते और फूल निकलने लगे। बाग फिर से पहले जैसे फलने फूलने लगा। सब बच्चे राक्षस के दोस्त बन गए थे और सब साथ में खेलते थे। ओ अंकल, मुझे फर्स्ट करो। अरे नहीं, मेरी बारी है, मुझे दो। न न न न, ये गोल तो मैं ही करूँगा। तो भैया आम, अब तो खुश हो ना?